हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आर कुशवाहा एजुकेशन में। आइए आज से हम जो है फिर से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो आज से जो है आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको 6 बजे जो है इसका वीडियो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है प्रत्येक दिन 6 बजे निश्चित जो है क्लास कर लेंगे। 1 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, उस क्लास को क्या करना है, कर लेना है। हम कुछ दिनों से क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरा जो तबीयत था वो ख़राब हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी केमिस्ट्री में पढ़ाए थे उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, और कल से जो है फिर आगे उससे आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम पहले एक बार फिर से उस चीज़ को जो हमने पहले पढ़ाया था उसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, हमने मैटर के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में क्या लिखाया था कि एनीथिंग व्हिच हैज एनर्जी इज नोन एज मैटर। वे सभी वस्तुएं जिसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। वो सभी वस्तुएं जिसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, और जैसे पेन, बुक, टेबल, लाइट, एयर, ETC। ठीक है, जैसे पेन हो गया आपका, बुक हो गया, टेबल हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो मैटर हम क्या किसको कहेंगे, वैसे सभी वस्तुएं जिसके पास क्या होते हैं, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वे सभी वस्तुएं जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो स्थान घेरती है। ठीक है, जिसमें भार होती है, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, उस सभी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बाद हम जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट किसे कहेंगे, एलिमेंट आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, हमारा जो है मैटर का जो है बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है, मौलिक कण होता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो एलिमेंट होता है उसी से मिलकर के क्या बना होता है, हमारा मैटर बना होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। कहने का मतलब सभी मैटर जो है हमारे एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसी को दूसरा शब्द में क्या कहेंगे, एन एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल मैटर एंड हेंस कैन नॉट स्प्लिटेड इनटू अदर सिमिलर सबस्टेंसेस बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। कहने का मतलब एलिमेंट जो होता है वह क्या होता है, हमारा मैटर का जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, जिसे हम किसी भी केमिकल या फिजिकल विधि से क्या करते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट को क्या कहेंगे, वैसे पार्टिकल, वैसे पार्टिकल जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विधि द्वारा हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी के अनुसार आइए हम लोग एलिमेंट के बारे में क्या कहा गया है उसको जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग एलिमेंट समझ गए होंगे क्या होता है, कि एलिमेंट क्या होता है, वो सारी मौलिक कण जिससे हमारा क्या बना होता है, मैटर बना होता है। क्या बना होता है, मैटर बना होता है। उन मौलिक कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उन मौलिक कण को ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए एटॉमिक थ्योरी के द्वारा जो है एलिमेंट का क्या परिभाषा दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी के द्वारा क्या कहा गया है कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। कहने का मतलब हमारा जो एलिमेंट होता है वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। कहने का मतलब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के हमारा क्या होता है, एलिमेंट बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हमारा ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो वह क्या होगा, ऑक्सीजन के ही एटम से मिलकर के बना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन एलिमेंट है तो हम जो है सोडियम के एटम लेके हम ऑक्सीजन बना देंगे, ऐसा नहीं। कहने का मतलब अगर हमारा ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो वह क्या होगा, ऑक्सीजन के एटम से ही मिलकर के क्या होगा, बना होगा। तो एटॉमिक थ्योरी के अनुसार यही कहा गया है कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। कहने का तात्पर्य कि एटम हमारा जो है एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। एक ही प्रकार के या सेम टाइप के क्या होता है, एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो या उसके दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि एटम आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कहने का मतलब हमारा जो एटम होता है वह एलिमेंट्री पार्टिकल होता है एलिमेंट का। कहने का क्या अर्थ हुआ कि एलिमेंट का जो मौलिक कण होता है, मौलिक कण कहने का क्या मतलब
कि एलिमेंट जो है जिससे बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। वो क्या होता है, हमारा एटम होता है। कहने का मतलब मैटर जो होता है वह बना होता है एलिमेंट से, और एलिमेंट किससे बना होता है, वह बना होता है एटम से। ठीक है, तो हम क्या जाने कि मैटर जो है बना होता है किससे, एलिमेंट से, और एलिमेंट क्या किससे बना होता है, सेम प्रकार के किससे, एटम से बना होता है। किससे बना होता है, सेम प्रकार के एटम से बना होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि अभी जो है हमारे प्रकृति में 118 एलिमेंट जो है मौजूद है। हमारे प्रकृति में कितना एलिमेंट मौजूद है, 118 मौजूद है। ठीक है, जिसमें से 94 जो एलिमेंट है वह क्या है, 94 एलिमेंट जो है हमारे प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, और रेस्ट जो बच गया वह क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, मतलब जिसे मानव ने बनाया है। जिसे क्या बनाया है, जिसे मानव ने बनाया है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर हम मैटर से एक बार आपको फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, मैटर क्या हो गया, एनीथिंग व्हिच हैज एनर्जी इज नोन एज मैटर। वे सभी वस्तुएं जिसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, या उसी को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिसके पास भार हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखाया है पेन। पेन क्या हो गया, पेन कलम। कलम क्या हो गया, कलम को आप हाथ से छू सकते हैं। ठीक है, इसको अगर कहीं रख दीजिएगा तो यह क्या होगा, स्थान घेरेगी। ठीक है, जैसे देखिए बुक में क्या होता है, बुक भी स्थान घेरेगी, उसमें क्या होता है, भार होता है। उसी प्रकार टेबल देख लीजिए, टेबल में क्या है, हम टेबल को हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करती है, स्थान घेरती है। ठीक है, इस प्रकार ये सभी क्या हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, और एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। कहने का मतलब हमारा एलिमेंट जो होता है वह मैटर का जो है बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है। कहने बेसिक कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब हुआ, उसका मौलिक कण होता है। मैटर का जो मौलिक कण होता है, मौलिक कण कहने का मतलब हुआ मैटर जो है जिससे बना होता है। किससे बना होता है, जिससे बना होता है वही क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मैटर जो है जिससे बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी के दूसरे अर्थों में क्या कहेंगे, एन एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल मैटर। कहने का मतलब सभी मैटर जो होता है का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा जो रूप होता है वह क्या होता है, एलिमेंट होता है। किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होता है, मैटर होता, क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट होता है। और उसको हम जो है किसी भी विधि द्वारा, चाहे वह रासायनिक विधि हो चाहे भौतिक विधि हो, ठीक है, चाहे रासायनिक विधि हो चाहे भौतिक विधि हो, इसको आप टुकड़े या मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फिजिकल विधि या केमिकल विधि से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एलिमेंट का क्या परिभाषा दिया गया है, इसके बारे में आइए हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं फिर से। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। कहने का मतलब एटम जो हमारा है, एटम सेम प्रकार के एटम से हमारा क्या होता है, एलिमेंट बना होता है। क्या बना होता है, एलिमेंट बना होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट का जो मौलिक कण होता है वह क्या होता है, हमारा एटम होता है। कहने का मतलब सभी एटम, सभी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के हमारा क्या बना होता है, एलिमेंट बना होता है। क्या बना होता है, एलिमेंट बना होता है। ठीक है, और हमारे प्रकृति में कितने एलिमेंट पाया जाता है, 118 एलिमेंट पाया जाता है। अभी तक हमारे प्रकृति में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 118। कितने मौजूद हैं, 118 मौजूद हैं एलिमेंट। ठीक है, और उसमें से हमारा कितना, 94, कितना 94 एलिमेंट जो है, 94 एलिमेंट हमारा जो क्या है, नोन है। 94 एलिमेंट हमारा नेचर में, प्रकृति में प्राकृतिक है। कहने का मतलब नेचर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और रेस्ट जो बच गया है वो क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखाया है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल होगा। 118 एलिमेंट है। ठीक है, ये सभी क्या है, जो अभी एग्जाम्पल में लिखे, ये सभी क्या है, नेचुरल है। नेचुरल एलिमेंट प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल का नाम नहीं लिखाए हैं। ठीक है, जो लिखाए हैं वो क्या है, प्राकृतिक एलिमेंट है। क्या है, प्राकृतिक एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है, जो हमारे प्रकृति में क्या है, मौजूद है, नेचर में मौजूद है। ठीक है, नेचुरल है, जो प्राकृतिक है। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एटम के बारे में। क्या जानेंगे, आइए जानते हैं एटम के बारे में। ठीक है, तो एटम जो है दो शब्दों के मेल से बना है। किससे बना है, दो शब्दों के मेल से बना है। एक हो गया ए, एक हो गया टम। ठीक है,
एटम जो है दो शब्दों के मेल से बना है, एक हो गया ए, एक हो गया टर्म। ए का मतलब होता है नॉट और टर्म का क्या मतलब होता है, टर्म का मतलब होता है टू बी कट। क्या होता है, टर्म का मतलब टू बी कट, ठीक है। और ए का क्या मतलब होता है, नॉट। क्या होता है, नॉट। और टर्म का क्या मतलब होता है, टू बी कट, ठीक है। तो एटम का क्या मतलब होता है, नॉट टू बी कट। मतलब क्या, नॉट टू बी कट मतलब क्या, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया हिंदी में, अविभाज्य। जो क्या हो, अविभाज्य हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे, इनडिविजुअल कहेंगे, ठीक है। तो एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, अविभाज्य होता है, ठीक है। ये किसका कहना था, डाल्टन साहब का कहना था कि एटम जो है अविभाज्य होता है, एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने क्या कहा था। डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। एटम इज इंडिविजुअल, ठीक है। एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, एटम जो क्या होता है, अविभाज्य होता है। एटम को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी यहाँ इसलिए लिखा दिया है, ब्रैकेट में लिखा गया है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कहने का मतलब यह जो एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते हैं। खुद एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ये किसका कहना था, डाल्टन साहब का कहना था कि एटम खुद क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको और छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बट नो एडेज एटम विल बी डिवाइडेड अप टू 40 पार्टिकल। लेकिन आज के दिनों में जो है डाल्टन साहब का कथन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आज के दिनों में हम लोग एटम को क्या करते हैं, 40 से ज्यादा पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। यह प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। एटम क्या है, विभाज्य, ठीक है, क्योंकि इसको 40 से ज्यादा पार्टिकल में क्या जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, ठीक है। तो डाल्टन साहब का जो कहना था कि एटम क्या होता है, अविभाज्य होता है। एटम क्या होता है, एटम इज इंडिविजुअल। एटम क्या होता है, अविभाज्य होता है। वह क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आज के दिनों में इसे 40 से ज्यादा पार्टिकल में क्या कर तोड़ा जा सकता है। उन्हीं पार्टिकल में से आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। वही क्या होता है, इसका पार्टिकल होता है, एटम से ही टूट के बना है वो सब, ठीक है। तो आइए उसके आगे हम लोग जानते हैं कि देयर आर 2 पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम का कितना पार्टिकल होता है, 2 टाइप का पार्टिकल एटम में होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का पार्टिकल होता है एटम में, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का क्या मतलब होता है, जो मुख्य रूप से उसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। एटम में जो मुख्य रूप से उपस्थित रहता है उसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। और डेराइव पार्टिकल क्या होता है, डेराइव्ड पार्टिकल क्या होता है, वो पार्टिकल जो क्या होता है, वो पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल से ही क्या किया गया है, निकाला गया है। क्या किया गया है, निकाला गया है। उसे हमको लोग क्या कहेंगे, ड्राइव पार्टिकल। क्या कहेंगे, ड्राइव्ड पार्टिकल। क्या कहेंगे, ड्राइव्ड पार्टिकल, ठीक है। तो आइए हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल का पहले परिभाषा जान लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल में क्या लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ईच एटम। कहने का मतलब प्रत्येक एटम का जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। उसका मौलिक क्या होता है, उसका मुख्य पार्टिकल होता है। किसी भी एटम का मुख्य पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और बाकी जो पार्टिकल होता है जो इन्हीं 3 पार्टिकल से मिलकर के क्या होता है, बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड पार्टिकल। क्या कहते हैं, ड्राइव्ड पार्टिकल। क्या कहते हैं, ड्राइव्ड पार्टिकल, ठीक है। तो इसका दूसरे अर्थ में क्या कहा गया, ईच एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब जितने भी एटम होते हैं, प्रत्येक एटम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाया जाता है। कितना एलिमेंट था, 118 एलिमेंट था, ठीक है। तो हमारा एटम भी कितना हो गया, जितने भी उसके एटम हो गए, प्रत्येक एटम में क्या हो गया, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्यतः पाया ही जाता है। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन एटम को छोड़ के। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपको बताए होंगे हम कि किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके नीचे में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसके ऊपर में जो लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे में जो लिखा रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है।
और इसको क्या कहते हैं, मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं मास नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने बताया था, परिभाषा बताया था, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, इस मास नंबर में से क्या करेंगे, इस एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कहने का मतलब उस ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है, घटा देना, उससे क्या निकल जाए, हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 1 घट गया, कितना बचा, 0। इसीलिए 0 का मतलब कुछ नहीं, इसलिए हाइड्रोजन एटम में जो क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे ड्राइव्ड पार्टिकल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बाद ड्राइव्ड पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं ड्राइव्ड पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो ड्राइव्ड पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव मेसोन, निगेटिव मेसोन, न्यूट्रल मेसोन एंड न्यूट्रिनो। क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, ड्राइव्ड पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, क्योंकि ये क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल से ही क्या होता है, डिराइव किया जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्राइव पार्टिकल। ठीक है, तो ड्राइव पार्टिकल क्या होगा, वैसे पार्टिकल जो क्या कहता है, फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, ड्राइव किया जाता है, इन्हीं से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेराइव पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे देखिए यहाँ, जैसे यहाँ हमने लिखा है फंडामेंटल पार्टिकल, क्या लिया है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे जो है किसी भी पार्टिकल को हम कैसे दर्शाते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं कि इस तरह से किसी पार्टिकल को दर्शाते हैं। और नीचे में जो होता है उसका क्या करते हैं, हम चार्ज लिखते हैं, जो चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ऊपर में जो लिखते हैं उसको कहते हैं मास। वो मास कैसा होता है, रिलेटिव मास होता है। ठीक है, तो रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए, किसी भी पार्टिकल को जो है कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसको हम लोग दिखाते हैं, तो इस प्रकार से उसके नीचे में जो दिखाते हैं प्लस, जैसे यहाँ प्रोटॉन को क्या किए हम, इसके नीचे में हम +1 दिखाएं, तो इसका मतलब क्या होगी, +1 क्या है, उसका चार्ज है। क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है +1। ठीक है, और उसके ऊपर में जो लिखे हैं उसको हम लोग कहते हैं मास। ठीक है, तो ये मास और ये चार्ज क्या होता है, ये रिलेटिव चार्ज होता है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, एक रिलेटिव चार्ज होता है, एक एब्सोल्यूट मास होता है, एक रिलेटिव मास होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक रिलेटिव चार्ज होता है, एक एब्सोल्यूट चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये रिलेटिव चार्ज है। ठीक है, तो प्रोटॉन से देखिए आपने कैसे क्या बनाया है, पॉजिट्रॉन बनाया है। ठीक है, प्रोटॉन से क्या बनाया है, पॉजिट्रॉन बनाया है। पॉजिट्रॉन का क्या सिंबल है, ई। क्या सिंबल है, इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई लिखते हैं, उसी तरह से हमारा यहाँ पॉजिट्रॉन का क्या सिंबल है, ई सिंबल है। ठीक है, लेकिन इसके चार्ज क्या है, +1 है, और मास क्या है, 0। लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1, लेकिन पॉजिट्रॉन पे क्या चार्ज है, +1, और मास क्या है, 0। ठीक है, तो हम किसी भी पार्टिकल को कैसे प्रदर्शित करेंगे यह हम बता चुके हैं। ठीक है, ये तो आपको हम फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि लगभग हमको लगता है कि 1 सप्ताह जो है इससे आप लोगों को क्लास नहीं हुई थी, इसलिए आप लोग कुछ भूल गए होंगे, इसलिए हम सोचे कि रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ प्रोटॉन से ही हम लोग क्या बनाए, ये पॉजिट्रॉन बनाए हैं। अब देखिए बैलेंस कीजिए, यहाँ देखिए +1 चार्ज है, यहाँ भी +1 चार्ज है, +1 है, यहाँ न्यूट्रॉन में कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, तो +1 0 क्या हो गया, +1 हो गया। यहाँ भी +1 चार्ज। अब देखिए मास देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे क्या, यहाँ पॉजिट्रॉन पे क्या है, 0 मास है, और यहाँ न्यूट्रॉन पे क्या है, 1 मास है, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। और प्रोटॉन पे क्या है, तो दोनों क्या है, दोनों क्या है, बैलेंस है। तो हम यहाँ देखिए कि प्रोटॉन से हम लोग क्या ड्राइव किया है, पॉजिट्रॉन को ड्राइव किया है। तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्या पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल होता है, किसी भी एटम का कौन सा पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, और इसी फंडामेंटल पार्टिकल से हम लोग क्या करते हैं, जो निकालते हैं, इसी फंडामेंटल पार्टिकल से जो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव पार्टिकल। क्या कहते हैं, ड्राइव पार्टिकल। क्या कहते हैं, ड्राइव पार्टिकल। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि एटम का कितना पार्ट होता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि एटम का कितना पार्ट होता है। तो हमने यहाँ लिखाया है कि देयर आर 2 पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। ठीक है, एटम का कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। जैसे आइए हम यहाँ आपको फिगर से बताते हैं। ठीक है, आइए यहाँ आपको फिगर से मैं दिखा देते हैं कि
कि एटम का कितना पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए एटम क्या होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, पूरा गोल नहीं बन पाया है। एटम क्या होता है, पूरा ऐसे गोल होता है, ठीक है। और इसी में जो हमारा क्या होता है, बीच में जो होता है, बीच में और उसमें प्लस चिन्ह होता है, ठीक है। तो बीच में जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सब क्षेत्र, इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो एटम का कितना पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया। एक हो गया न्यूक्लियस, जो सेंट्रल एटम हो, जो एटम का जो सेंट्रल भाग होता है, ये सेंट्रल जो केंद्र का भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या हो गया, न्यूक्लियस के बाहर का क्षेत्र जो हो गया है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसके अंतर्गत क्या आता है, ऑर्बिट आता है, सब ऑर्बिट आता है और ऑर्बिटल आता है। इन तीनों टर्म को हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं एटम का जो पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, वह क्या होता है, ठीक है। तो चलिए उसका हम लोग परिभाषा जानते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन एटम व्हिच कंटेन्स प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। कहने का क्या अर्थ हुआ कि हमारा एटम का जो होता है सेंट्रल पॉइंट जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जिसमें क्या रहता है, जिसमें हमारा उस एटम का टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। जैसे हमारा एटम का ये जो है न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस में हम बताए थे कि क्या क्या रहता है, टोटल प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस एटम का जो है टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन जिसमें होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा न्यूक्लियस कहलाएगा। और न्यूक्लियस जो होता है एटम के सेंटर में होता है। क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है। मान लीजिए ये क्या है, एटम है और इसके सेंटर में क्या है, सेंटर में जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस में क्या रहता है, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है उस एटम का, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के बाहर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। इस जैसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं, ठीक है। उसी में हमारा क्या होता है, सेल होता है। सेल को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सब ऑर्बिट होता है, इसी को हम लोग सब सेल भी कहते हैं। और हमारा ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो आइए सर्वप्रथम हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन का जो 3 पार्ट होता है, उसमें से पहला पार्ट को जानते हैं। यहाँ देखिए, और पहला पार्ट क्या है, ऑर्बिट। तो इसी को हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इसका परिभाषा क्या लिखाया है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सेल। कहने का मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आपने जाना कि एटम का कितना भाग होता है, 2 भाग होता है। कौन कौन, एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया ऑर्बिट, दूसरा हो गया सब ऑर्बिट और तीसरा हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमने पहला जो होता है ऑर्बिट, जिसको हम सेल भी कहते हैं, उसका हमने परिभाषा जाना कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस एटम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल को देखिए, सेल को जो है और 2 नामों से जाना जाता है। एक नाम हो गया एनर्जी लेवल और दूसरा हो गया ऑर्बिट, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा दिया है सेल आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ठीक है। तो सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब कोई एक एटम, ये एक एटम हो गया, इसके सेंटर में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर के क्षेत्र को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उसमें कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो आइए इससे आगे हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए एक
नया पॉइंट लिखा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारे किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। आपको पहले भी बताए थे कि हमारा जो ये एटम है क्या है, एक एटम है, ठीक है, और हमारा सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो आइए हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है, कि प्लस चार्ज इस पर क्यों होता है, ठीक है। तो हम ये क्या है, हमारा एटम है, क्या है, एटम है, ठीक है, और इस एटम के जो सेंटर में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के बाहर का जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखाया है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है यह क्या पाया जाता है, यह पाया जाता है हमारा ऑर्बिट में। किसमें, ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये सेंटर का जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इसके बाहर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें हमारा न्यूक्लियस में हमारा उस एटम का टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह किस में रहता है, वह हमारा रहता है ऑर्बिट में। किसमें, ऑर्बिट में, ठीक है। तो आइए हम जो है ये तीनों पार्टिकल जो है इसका पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखाया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्टिकल को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए हमने कोई पार्टिकल ले लिया x, ठीक है। तो x पार्टिकल के नीचे में जो लिखा होगा उसी को कहते हैं हम लोग चार्ज, CHARGE, ठीक है, चार्ज, ठीक है। तो कोई पार्टिकल हम लोग ले लिए x और x के नीचे में जो लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज, ठीक है, और x के ऊपर में जो लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास, ठीक है। और ये चार्ज और ये मास जो होता है ये दोनों क्या होता है, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होता है, ठीक है। तो रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास क्या होता है इसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो हम जान गए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल क्या, कैसे हम लोग किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी पार्टिकल ले लेंगे, ठीक है, उसके नीचे में जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चार्ज। क्या कहेंगे, चार्ज। और ऊपर में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, मास। क्या कहेंगे, मास, ठीक है। तो यहाँ जो क्या हम बताए थे कि ये जो चार्ज और मास होता है ये क्या होता है, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ नोट करके लिखा भी दिए हैं कि हियर चार्ज एंड मास इज रिटेन इज रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये चार्ज और ये मास जो होता है ये क्या होता है, रिलेटिव होता है कि एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा, रिलेटिव होता है। कौन सा चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज होता है। कौन सा मास होता है, रिलेटिव मास होता है, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कोई पार्टिकल है x, उसके नीचे में लिखेंगे चार्ज और उसके ऊपर में क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखिए फंडामेंटल पार्टिकल बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है किसी भी एटम का। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नीचे में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, हमारे स्मॉल लेटर के ई से, ठीक है, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके नीचे में लिखा हुआ है -1, ये -1 क्या है, इसका चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए हम -1 क्या किए, नीचे में लिखे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर में क्या लिखे हैं, 0। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ हम प्रोटॉन पार्टिकल के बारे में रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। प्रोटॉन को हम लोग डिनोट करते हैं P से, ठीक है। और इसके नीचे में जो लिखा रहता है, जैसे यहाँ नीचे में क्या लिखा है, +1, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1 चार्ज होता है। और उसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है, +1, तो प्रोटॉन पर कितना मास होता है, 1 मास होता है। कितना मास होता है, उस मास को क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव मास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पार्टिकल हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे में देखिए 0 लिखा हुआ है और ऊपर में क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। तो 1 हमारा क्या हो गया, मास हो गया, और 0 क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। तो
किसी भी पार्टिकल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ एक अलग दूसरा पॉइंट लिखा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का कितना भाग, 1840वां भाग होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास क्या है, 1 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास देखिए लगभग क्या किए हम लोग, 0 मान लिए हैं। कहने का मतलब 1 में मास ऑफ प्रोटॉन में अगर आप 1840 से भाग दीजिएगा तो उतना हमारा क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस चीज को भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एटम के जो है सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जिस रीजन में वो होता है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं वो भी देख लिए, प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं ये भी देख लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं ये भी हम लोग देख लिए। ठीक है, और हमने यहाँ एक पॉइंट लिखाया है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, क्या लिखाया हमने, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या लिखाया है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज इसलिए लिखाया है क्योंकि आपको हम पहले बता दिए हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे आपको बताया है कि प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1। ठीक है, यहाँ देखिए प्रोटॉन में +1 चार्ज लिखाए हैं और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या लिखा है, 0 होता है। ठीक है, तो अब +1 में अगर 0 को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, +1 चार्ज होगा। इसलिए हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज 0 होता है। इसलिए हमारा नेट चार्ज क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखे हैं कि न्यूक्लियस जो हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर का परिभाषा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमने परिभाषा एटॉमिक नंबर का क्या लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहने का मतलब हमारे एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। किससे, Z से। ठीक है, तो क्या लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहने का मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, किसी भी न्यूक्लियस के एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। जिससे किसे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यह एक हमारा एटम हो गया। ठीक है, उसके सेंट्रल में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखाया है कि न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन की संख्या ही सिर्फ, ठीक है, होता तो न्यूट्रॉन भी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना है, प्रोटॉन की संख्या देखना है। ठीक है, तो इस एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, उसी प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और आइए हम अब दूसरा टर्म को जानते हैं, मास नंबर। किसके, मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर का परिभाषा हम क्या लिखा है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहने का मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उसी के योग को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस में जो होता है वह क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसी के योग को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जाना कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर में जो होता है वही क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो हम बताए थे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा उसी की संख्या को हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। और
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, दोनों की संख्या के योग को हम लोग कहेंगे मास नंबर। क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे। और इसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित एक फॉर्मूला बन गया कि मास नंबर क्या हो गया। मास नंबर हम क्या बताए अभी कि न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इससे पहले बता चुके हैं आपको। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मास नंबर का परिभाषा क्या है कि न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उसी के योग को हम लोग क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे। और हम उससे पहले आपको बताए हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित रहता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। तो पी के स्थान पर हम जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए ए बराबर हम यहाँ लिखे हैं पी प्लस एन, और पी के को रिप्लेस करके हम यहाँ जेड लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं जेड? क्योंकि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। इसीलिए मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसलिए प्रोटॉन को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख दिए हैं? यहाँ लिख दिए हैं जेड। तो आप समझ गए होंगे कि ए बराबर जेड प्लस एन कैसे लिखाया है, और ए बराबर पी प्लस एन क्यों लिखाया है। क्यों लिखाया है? क्योंकि इसका परिभाषा ही कहता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उसी की संख्या के योग को हम लोग कहेंगे मास नंबर। ठीक है, और हम जानते हैं कि अभी इससे पहले आपको बताए हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित रहता है, उसी की संख्या को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसे डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन के स्थान पर यहाँ जेड लिख दिए हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखाए हैं कि ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल और ऑर्बिट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित रहता है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में उपस्थित होता है। यह किसके लिए है? न्यूट्रल एटम के लिए। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ? जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, उसमें जो है न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित होगा किसी भी एटम के, उतना ही उस एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर हम पी प्लस एन लिखे हैं, तो पी को हम रिप्लेस करके ई भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह जो है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित रहता है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके ऑर्बिट में उपस्थित रहता है। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम पी को रिप्लेस करके ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो वो एटम होगा, वो एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा दिया है कि ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। सिर्फ और सिर्फ ए बराबर ई प्लस एन कब होगा? जब वह एटम हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं सोडियम 11, इसका 11 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। हम बताए थे। अब पहले जान लीजिए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले आपको बताए थे कि पार्टिकल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टिकल को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे इलेक्ट्रॉन को ई से, ठीक है, और प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। उसी प्रकार यहाँ आइए हम लोग एलिमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताए थे कि 118 एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें 94 हमारा जो होता है वो प्राकृतिक एलिमेंट होता है, और बाकी जो बच गया वो क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब हुआ? जिसे मानव ने बनाया है, ठीक है, जिसे प्रयोगशालाओं में मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे हम लोग कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स हमारा क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, और इसके नीचे में जो लिखाता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। लेकिन उसमें पार्टिकल वाला में क्या था? चार्ज था। नीचे में जो लिखा था उसको क्या कहते थे? चार्ज कहते थे। ठीक है, और ऊपर में जो लिखा था उसको कहते थे मास। और वहां चार्ज और मास क्या होता था? रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? नीचे में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं मास नंबर। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया सोडियम का। ठीक है,
तो देखिए सोडियम के नीचे में जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। और ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास नंबर। क्या कहेंगे, मास नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बताए, यहाँ देखिए कोई चार्ज है इस पर, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक न्यूट्रल एटम हो गया। तो न्यूट्रल एटम हो गया तो हम क्या बताए कि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर क्या होगा, प्रोटॉन का भी होगा, और उतना नंबर ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी होगा। कहने का मतलब यहाँ Z बराबर P बराबर E हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको क्या कहते हैं, मास नंबर। क्या कहते हैं, ऊपर में जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इससे पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ अभी रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर क्या लिखा है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर से किससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है उसी की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। और उसको इस रूप में हम लिख दिए हैं, जो परिभाषा लिखे उसी को इस रूप में लिख दिए हैं। मास नंबर क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को मास नंबर कहते हैं, इसलिए P प्लस N लिख दिए, क्योंकि प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं और N को हम न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बताए थे कि प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित होता है उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसलिए A बराबर P के स्थान पर यहाँ Z लिख सकते हैं। और आपको यहाँ एक पॉइंट लिखा दिया गया, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित रहता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके ऑर्बिट में उपस्थित होता है। कहने का मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम के में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए A बराबर यहाँ P प्लस N लिखे हैं, तो P के जगह पर E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि P और N क्या होता है, बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में ऐसा होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल एटम का मतलब जिसका कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट आपको समझा दिए हैं कि इस प्रकार से कोई X एलिमेंट हो गया, ठीक है, उसके नीचे में जो होता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर में जो लिखा था उसको कहते हैं मास नंबर। जैसे यहाँ देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर होता है 23। इस चीज को आपको याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें सोडियम, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है इसी को कहते हैं एटॉमिक मास, और इसके नीचे में लिखा हुआ है इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब हम कोई भी एलिमेंट दे देंगे तो आप उसको पहचान जाइएगा। ठीक है, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आराम से जान जाइए। जैसे यहाँ देखिए फास्फोरस 1531 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 15 क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, और 31 क्या हो गया, हमारा मास नंबर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ जान चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस बात को हम जान चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है एक अलग चीज जानते हैं। ठीक है, आइए हम एक जो है नया टर्म के बारे में सीखते हैं कि हमारा जो है एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है वह जो होता है एक ही एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी पर आधारित अब कल हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी भी एलिमेंट का जो होता है सिंबल जो होता है वह एक ही एटम को क्या करता है, उस एलिमेंट के एक ही एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है सोडियम का, क्या लिया है, सोडियम का, और फास्फोरस का। ठीक है, उसके बाद आयरन का लिया है एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो है एलिमेंट क्या होगा, उसके एक ही एटम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ सोडियम लिख दिए 11 23, ये सोडियम का एक एलिमेंट हो गया। यह एलिमेंट जो होता है सोडियम के एक ही एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कल जो है इस पर हम सवाल कराएंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं इस तरह कि सोडियम एलिमेंट का जो है जो सिंबल होता है वह सोडियम के एक ही एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक ही एटम को। ऐसा नहीं कि सोडियम का जो सिंबल लिखा है यह सोडियम के 2 एटम को रिप्रेजेंट कर देगा, ऐसा नहीं है। यह जो है सोडियम के एक ही एलिमेंट को, एक ही एटम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आइए हम यहाँ कुछ पॉइंट लिखाए हैं जो पहले आपको बताया था
कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हमारा जो प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसको हम लोग डिनोट किए थे जेड से, ठीक है। और इसलिए हम आपको बताए थे कि जेड के स्थान पर पी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही तो एटॉमिक नंबर होता है ना, ठीक है। और न्यूट्रल एटम में जितना नंबर प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है उसके ऑर्बिट में, इसीलिए यहाँ हम लिखे हैं कि जेड बराबर पी बराबर ई, क्योंकि तीनों तो बराबर होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एटम में जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या हो, सॉरी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर प्रोटॉन होगा, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में भी होगा। और जितना नंबर प्रोटॉन होता है उसी की संख्या को हम लोग जेड कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसलिए जेड बराबर पी बराबर ई हो गया। और एटॉमिक मास का परिभाषा जाने थे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन होगा उसके योग को हम लोग क्या कहे थे, मास नंबर कहे थे, इसलिए ए बराबर यहाँ पी प्लस एन लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए एन को अगर इस साइड लाइएगा तो हमारा ए क्या है, ए में से पी घट जाएगा। कहने का मतलब अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपको किसी भी एलिमेंट किसी भी एटम में से अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मास नंबर में से क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या जो होता है वही क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और जितना नंबर प्रोटॉन होता है न्यूट्रल एटम में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए में से हम या तो प्रोटॉन को घटा देंगे या तो इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे या क्या करेंगे, जेड को घटा देंगे, मतलब एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक और टर्म लिखा है न्यूक्लियंस, ठीक है। तो न्यूक्लियंस का क्या परिभाषा लिखा है उसको हम एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद इस टर्म को आपको समझा देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियंस लिखा है यहाँ, न्यूक्लियंस मीन्स न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है। न्यूक्लियंस का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल। न्यूक्लियर पार्टिकल का क्या मतलब हुआ, जो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर पार्टिकल क्या मतलब हुआ, जो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। यहाँ लिखा है विच कंटेन इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में रहता है। वी नो दैट न्यूक्लियस कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम एंड हेंस सम ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियंस। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं, आपको पढ़ाए भी थे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियंस का मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो उसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियंस कहेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखा है न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसी की संख्या के योग को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियंस कहेंगे, ठीक है। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसी भी, मान लीजिए ये सोडियम दे दिया, सोडियम आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप पूछ देगा क्वेश्चन कि सोडियम में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है, लेकिन ये थोड़ी देगा, सिर्फ पूछ देगा सोडियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना होता है। तो सोडियम का जो होता है ये सिंबल और ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला और मास नंबर ऊपर वाला, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, तब ना आप जो है न्यूक्लियंस निकाल पाइएगा, न्यूट्रॉन निकाल पाइएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल पाइएगा, प्रोटॉन निकाल पाइएगा। इसलिए एक से कम 50 तक एलिमेंट का क्या कीजिए, आप लोग सिंबल सहित उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर को क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। एक बुक आता है केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें या पीरियोडिक टेबल भी एक आता है, उसमें जो है 1 से 50 तक कम से कम एलिमेंट का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। और उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उसको याद रख लीजिए, तब ही क्या आप लोग उसमें कितना नंबर प्रोटॉन होता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसको क्या कीजिएगा, निकाल पाइएगा। जैसे हम यहाँ आपको कुछ करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है। और यह वैलिड क्या है, ओनली वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के एक ही एटम के लिए ये क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। एक एटम के लिए हम बताए हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वह क्या करता है, एक ही एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वह उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। और एक ही एटम में जो है Z बराबर P बराबर E होता है और A बराबर P प्लस N होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आइए इसको हम क्या करते हैं,
मिटा देते हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ जो एलिमेंट का जो है सिंबल भी आपको याद रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आप जो है उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या और एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखाया है सोडियम, ठीक है। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर होता है 23, ठीक है। तो इस मान लीजिए हमको क्वेश्चन पूछ दिया कि सोडियम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या क्वेश्चन पूछा न, सोडियम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन निकालने के लिए हम क्या बताएं, इसके नीचे में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, जो नीचे में रहता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। अब कहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना हो जाएगा, जो नीचे में रहता है न्यूट्रल एटम में हम बताए थे कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, और वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बताए थे कि ऊपर वाले में से, मतलब एटॉमिक नंबर में से हम यहाँ परिभाषा यहाँ क्या दिए थे, A बराबर P प्लस N, ठीक है। और N निकालिएगा तो क्या होगा, A माइनस P। A माइनस P का क्या मतलब हुआ, A का मतलब हुआ एटॉमिक मास, ठीक है, और P का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऊपर वाले में से क्या करेंगे, इसको सिंपली याद रखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो 23 में से अगर 11 को घटाइएगा तो क्या होगा, 12 होगा। कहने का मतलब सोडियम एलिमेंट के एक एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, 11 होता है। कितना, एक एटम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आपको लिखा भी दिए हैं किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वह उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के एक एटम में कितना है, 11। सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के एक एटम में कितना है, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम के एक एटम में कितना है, 12, ठीक है। तो उसी प्रकार कह दे कि सोडियम के 5 एटम में कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको इसी पर आधारित कल क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए एक और 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा है फास्फोरस। क्या लिखा है, फास्फोरस, ठीक है, 1531, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है नीचे में क्या लिखा हुआ है, 15। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। क्योंकि नीचे में जो लिखा रहता है वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, प्रोटॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है न्यूट्रल एटम में, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 15। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बताए कि ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दें। ऊपर क्या है, 31 है, नीचे क्या है, 15 है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाइए, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फास्फोरस के एलिमेंट के एक एटम में हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 15। फास्फोरस एलिमेंट के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 15, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 16। इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है आपका जो है इसी पर क्या होगा, सवाल आपको लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। जितने भी 11th 12th के विद्यार्थी हैं आप लोगों की क्लास अब रेगुलर चलेगी, ठीक है। 6 बजे शाम में आपको चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, प्रत्येक दिन 6 बजे शाम में, ठीक है। आपको चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आपको देख के पढ़ लेना है, ठीक है। तो बेसिक को अगर आपको मजबूत करना है तो जरूर एक बार आर कुशवाहा एजुकेशन से जुड़कर अवश्य पढ़ें, ठीक है। अगर आपको सही में लगता है कि हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो जुड़े रहें, ठीक है। और आप अगर सीख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी जो है इस चैनल से जुड़ने के लिए बोलें, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।
कल जो है फिर वही 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक दिन इसी तरह से अब क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग रेगुलर क्लास, ठीक है।